गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपकृत विधि के टॉपिक मानहानि के संबंध में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में, पूर्व के वीडियो में हमने मानहानि के सामान्य परिचय, मानहानि की परिभाषा, मानहानि के प्रकार, अपमान लेख या अपमान वचन और उसमें अंतर के साथ साथ मानहानि के आवश्यक तत्व पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम मानहानि के प्रतिवाद, अपवाद, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। देखिए, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई असत्य या अपमानजनक कथन कहता है या लिखित रूप में प्रकाशित करता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति की मानहानि हो जाती है, तो ऐसे मामलों में ये सबूत का भार, या मैं कहूँ कि प्राथमिक रूप से ये साबित करने का भार वादी पर होता है कि वह न्यायालय में यह साबित करे कि प्रतिवादी ने आशयपूर्वक उसकी मानहानि की है। जब वादी यह साबित कर देता है तो अब प्रतिवादी को अपवादों को साबित करना होता है, अर्थात अपवादों को साबित करने का भार प्रतिवादी पर चला जाता है। प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य या उसका मामला, जो भी मानहानि से संबंधित अपवाद है, उनमें से किसी एक अपवाद या प्रतिवाद के अंतर्गत आता है। यदि प्रतिवादी यह साबित करने में सफल हो जाता है तो वह मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, अन्यथा वह मानहानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस प्रकार से मानहानि के कुछ मुख्य प्रतिवाद, अपवाद बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है उचित या औचित्य और सत्यवाद का प्रकाशन, जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। नंबर 2 है उचित एवं सद्भावपूर्वक समालोचना। 3 नंबर है विशेषाधिकार और 4 नंबर है क्षमा याचना। अब हम इनको 1 बाय 1 विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जस्टिफिकेशन की बात करें, सत्यवाद की बात करें, तो सत्य अथवा औचित्य पूर्ण प्रतिवाद के अंतर्गत हम बात करें तो जो भी अपमान लेख या कथन है, जो शब्द हैं जिनके लिए आरोप लगाया गया है, वे यदि सत्य हैं और लोक कल्याण के लिए है, यानी सत्यवाद का जो प्रकाशन है वह लोक कल्याण के लिए किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, ईमानदारी से किया है, तो उसके लिए प्रतिवादी पर किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा, वह मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के प्रथम अपवाद को भी हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि जो कथन है, जो सत्य बात है, उसका अक्षरश सत्य होना आवश्यक है। देखिए, कथन का सार सही होना आवश्यक है, अक्षरश सत्य होना आवश्यक नहीं है। मानकर चलो एक अपराधी को 2 सप्ताह के लिए या 1 महीने के लिए कारावास की सज़ा से दंडित किया गया, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसके संबंध में कहा कि उसको 3 माह के कारावास से दंडित किया गया है, तो ऐसे मामलों में मानहानि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको कारावास तो हुआ था और कथन का सार भी सही है, लेकिन उसका अक्षरश सही होना, सत्य होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से प्रथम अपवाद के अंतर्गत यदि सत्यवाद का प्रकाशन किया है, लोक कल्याण के लिए किया है, गुड फेथ में किया है, ईमानदारी से किया है, विद्वेष की भावना से नहीं किया है, तो उसके लिए, प्रतिवादी के लिए यह एक अच्छा बचाव होगा। इसके बाद में नंबर 2, उचित एवं सद्भावपूर्वक समालोचना की बात करें तो देखिए, समालोचना यदि सही समझकर और ईमानदारी से की गई है, क्योंकि सभी नागरिकों को अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित के जो भी सार्वजनिक मुद्दे होते हैं उन पर उचित समालोचना करें, लेकिन समालोचना निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, विद्वेष की भावना से नहीं होनी चाहिए, और
जनहित के दृष्टिकोण से होनी चाहिए और मत की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, न कि तथ्यों का प्रकटीकरण। तो भी इस उचित एवं सद्भावपूर्वक समालोचना का बचाव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करें विशेषाधिकार की, तो देखिए विशेषाधिकार के अंतर्गत कानून के द्वारा कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है, विधि के द्वारा व्यक्तियों को छूट दी गई है, जिसे हम विशेषाधिकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कभी कभी किसी निश्चित समय में व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्य किए जाते हैं, कोई कथन कहे जाते हैं, तो कानून द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। भले ही ऐसे कथन असत्य हो, विद्वेष से प्रेरित हो, ऐसे मामले सरकार एवं जनता के हित से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के विशेषाधिकार मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें नंबर 1 है आत्यंतिक, जिसे पूर्ण विशेषाधिकार भी कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, और नंबर 2 है सीमित विशेषाधिकार, जिसके अंतर्गत क्वालिफाइड विशेष प्रिविलेज भी हम बोलते हैं। आत्यंतिक विशेषाधिकार के अंतर्गत किसी कथन के असत्य होने पर भी प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसे पूर्ण विशेषाधिकार की श्रेणी में रखा गया है, भले ही ऐसा कथन विद्वेष से प्रेरित होकर क्यों नहीं किया गया हो। देखिए आत्यंतिक विशेषाधिकार है वह इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि व्यक्ति का हित समाज के हित के अधीन होता है, अर्थात जनहित को व्यक्तिगत हित के ऊपर महत्व दिया गया है। तो यदि जनहित की बात करें तो जनहित को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उसके बाद में व्यक्तिगत हित की बात आती है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो संसदीय कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको रखा गया है। पूर्ण विशेषाधिकार के अंतर्गत प्रथम रूप से संसदीय कार्रवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 के सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा यदि सदन में कोई बात कही जाती है तो उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा ही प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 194 के सब आर्टिकल 1 और 2 में विधानमंडल यानी कि सदस्यों के लिए भी है कि यदि वे सदस्य सदन में कोई ऐसा कथन करते हैं तो उनके लिए भी किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार पूर्ण विशेषाधिकार के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाइयों को भी शामिल किया गया है। न्यायिक कार्रवाइयों में किसी भी भाव से प्रेरित होकर कोई न्यायाधीश, कोई जुरूर, कोई पक्षकार, कोई अधिवक्ता, कोई साथी या साक्षी कोई कथन करता है तो वह आत्यंतिक विशेषाधिकार अर्थात पूर्ण विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में हम बात करें सीमित विशेषाधिकार की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत कुछ अवस्थाओं में यदि प्रतिवादी कोई कथन करता है तो जब तक वादी उसे स्पष्ट रूप से विद्वेषपूर्ण साबित न कर दे तब तक वह कथन असत्य होने पर भी मान्य रहता है। देखिए सीमित विशेषाधिकार के अंतर्गत प्रतिवादी अपने कथन को सावधानी पूर्वक ईमानदारी से करता है, तभी वह सीमित विशेषाधिकार का अस्तित्व है या उस जो भी कथन है उसका बचाव ले सकता है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो कर्तव्य पालन में यदि कोई कथन होता है, जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध की जांच की जाती है या कानूनी हित के संरक्षण में कोई कथन कहा जाता है तो वह सीमित विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्षमा याचना की बात करें तो देखिए ये समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशनों के संबंध में अपमान लेखों के मामलों में लागू होता है। यदि किसी समाचार पत्र या प्रकाशन के द्वारा कोई ऐसा कथन लिखित रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है जिसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति या किसी समुदाय की मानहानि होने की संभावना होती है तो देखिए ऐसे मामलों में ये देखा जाता है कि असावधानी या विद्वेष था या नहीं। तो जैसे ही प्रतिवादी को मालूम हुआ और उसने यह अगले ही दिन प्रकाशन में यह प्रकाशित कर दिया, लिखित रूप में प्रकाशित कर दिया कि उसने सावधानी से वह कथन कहा था, वो लिखित रूप में प्रकाशित किया था, कोई विद्वेष की भावना नहीं थी और अवसर मिलते ही उसने समाचार पत्र में क्षमा याचना प्रकाशित कर दी, तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि क्षमा याचना प्रकाशित नहीं की जाएगी, विद्वेष की भावना से उसने कोई प्रकाशन किया है, असावधानी से किया है, तो वह उसके लिए लायबल होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने मानहानि के जो अपवाद हैं, प्रतिवाद है, एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, चर्चा की। मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। थैंक्स।